अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ पल्स। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पल्स क्या होता है, फिर दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ पल्स। ठीक है, हमारे स्टार्ट होता है व्हाट इज़ पल्स। द पल्स इज़ एन इंडेक्स ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम। जो हार्ट रेट, जो हार्ट बीट हो रही होती है, उसके इंडेक्स या उसके रिदम को कहते हैं पल्स। पल्स प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डाटा अबाउट द पर्सनस कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस। जो पल्स है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है, हार्ट बीटिंग प्रोसेस को हम कहते हैं पल्स। मतलब अगर हार्ट बीट प्रॉपर नॉर्मल कर रही है तो इट्स मीन्स वो नॉर्मल पल्स। अगर वो थोड़ा सा वेरी कर रही है नॉर्मल रेंज से तो इट्स मीन्स वो नॉर्मल नहीं है। पल्स क्या है? बेसिकली द पल्स इज़ अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब वो कंट्रैक्ट करता है और वो ब्लड की जो वेसल्स है उन पे प्रेशर प्रोवाइड करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पल्स। नेक्स्ट है हमारे पास साइट्स ऑफ मॉनिटरिंग पल्स। मॉनिटरिंग पल्स ये है कि हम कहाँ कहाँ से पल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 9 साइट्स वेयर पल्स कैन बी कॉमनली टेकन। कह रहे हैं कि 9 ऐसी साइट्स हैं जहाँ से हम पल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। कौन कौन से? टेम्पोरल है, लाइक ये देखें, जिस तरह ये टेम्पोरल रीजन बताया हुआ, हेड का जो साइड रीजन है उसे हम कहते हैं टेम्पोरल। यहाँ पे जब हम अपनी 2 फिंगर्स रखते हैं तो हमें यहाँ पे पल्स फील होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कैरोटिड। जो हम आम मतलब किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट्स के पल्स जो आम हम एक ये कैरोटिड साइड से मॉनिटर करते हैं कि हमें पता चले कि पेशेंट अलाइव है या डेड है। ठीक है, ये कैरोटिड है एंड देन ये टेम्पोरल है। ये सबसे पहले हमने उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास 9 साइट्स हैं जहाँ से हम पल्स को मॉनिटर कर सकते हैं, लाइक टेम्पोरल एंड कैरोटिड। नेक्स्ट है हमारे पास एपिकल। एपिकल में क्या है कि ये देखें, जो हमारा ये रिब केज है ना, इसके पास ये देखें उन्होंने 3 डॉट्स बनाए हुए हैं कि जो बिफोर एज 4 वाले हैं ना, उनका यहाँ से हम पल्स टेक करेंगे या यहाँ से पल्स मॉनिटर करेंगे। 4 to 6 वालों का यहाँ से करेंगे एंड देन 4 to जो अडल्ट है, मतलब 6 to up to हैं, उनका हम यहाँ से पल्स को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, ये होता है जो हम नॉर्मल मतलब कहते हैं कि लेफ़्ट साइड पे हार्ट पे आप अपना बाजू रखेंगे, हाथ रखें तो आपको पल्स यहाँ से फील होगी, मतलब आपको हार्ट बीट मतलब होती हुई फील होगी। देन हमारे पास ये ब्रेकियल आ जाता है, ये हमारे नी के पास ये जो हमारा यहाँ पे शोल्डर से नीचे एंड देन यहाँ पे जो हमें पल्स फील होगी ना बाजू पे, इसे हम कहते हैं ब्रेकियल, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होती है, दैट्स वाई हम इसे कहेंगे ब्रेकियल साइट। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियल। रेडियल जो हम हाथ से मतलब हाथ के ये जो कलाई होती है, यहाँ पे 2 फिंगर्स रख के मिडल और इंडेक्स फिंगर रख के हम फील करते हैं ना एक पल्स, यहाँ से एक आर्टरी गुजर होती है, रेडियल आर्टरी। इस वजह से इस साइड को कहते हैं रेडियल। और यहाँ से हम पल्स फील करते हैं। जो हम पल्स फील करते हैं वो एक कैरोटिड साइड से होती है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है, ये कैरोटिड साइड से जो हम पल्स आम मॉनिटर करते हैं। देन एक होता है हमारे पास रेडियल। ठीक है, ये जो 2 होते हैं ये आम जो हम जहाँ से हम पल्स फील करते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिमरल। ये शोल्डर के पास होते हैं एक फिमरल आर्टरी, उस साइड को हम कहते हैं फिमरल। ठीक है, कुछ यहाँ से भी पल्स मॉनिटर हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से हमें फील नहीं हो रहा तो हम देन यहाँ से फील कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोप्लिटियल। पोप्लिटियल आर्टरी जो है ना, ये जो हमारे ये घुटना है ना, इसके नीचे जो साइट होती है ना, वहाँ से हम फील कर सकते हैं। लाइक आपने कभी देखा होगा कि जब आप अपने घुटने के नीचे अपने बाजू रखना है तो आपके ऐसे लगता है जैसे हार्ट बीट फील हो रही होती है, मतलब पल्स फील हो रही होती है वहाँ पे, मतलब ऐसे आपको जो नर्व है ना वो ब्लिंक होती नज़र आएगी। ठीक है, तो आपके इनर कहते हैं कि जी यहाँ से हमें क्यों फील हो रही है, ये भी एक साइड है पल्स फील करने की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर जो है ये हमारे पास पाँव की जो साइड होती है ना, उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर। ठीक है, यहाँ से भी हमें पता है नर्व्स ऐसे हिलती हुई नज़र आती है, हमें फील होती है कि जैसे पल्स हिल रही है। इस वजह से हमें यहाँ से भी हम पल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कोमा पेशेंट्स हैं, उनके अगर ऊपर से कहीं से भी हमें पल्स फील नहीं होगी तो हम नीचे मतलब उनके पाँव वगैरह से देख लेंगे कि कहीं यहाँ से तो नहीं कोई पल्स उनकी फील हो रही, फिर हमें पता चलता है कि वो पेशेंट डेड है या कोमा में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डोर्सल पेडिस। डोर्सल पेडिस आर्टरी देखें, ये जिस तरह ये बताया हुआ ना, ये हमारे क्या कहते हैं टांग से लेके पाँव तक एक आर्टरी होती है, उसे हम कहते हैं डोर्सल पेडिस साइट। ठीक है, यहाँ से भी हम पल्स को फील कर सकते हैं। लाइक ये देखें, जब हम अपने पाँव के ऊपर इधर कोई अपने फिंगर्स रखेंगे, लाइक जिस तरह इसने रखी हुई है, तो हमें यहाँ पे भी एक नब्ज़
फील होगी कि यहाँ पे भी कुछ फील हो रहा है, हमारी पल्स हमें फील होगी। ये 9 साइड्स हैं टोटल जहाँ से हम पल्स को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए इन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ह्यूमन का। एंड देन यहाँ पे आपको इंडिकेट करवाया है कि टेम्पोरल कहाँ पे है, कैरोटिड कहाँ पे है, ब्रेकियल कहाँ पे है, रेडियल कहाँ पे है, फेमोरल कहाँ पे है, पोप्लिटियल कहाँ पे है, डोर्सल पेडिस कहाँ पे है, पोस्टीरियर टिबियल कहाँ पे है, एंड देन एपिकल कहाँ पे। पूरी 9 साइड्स को उन्होंने इंडिकेट करवाया हुआ है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट हमारे पास है पल्स रेंज, जिससे हमने पढ़ा कि पल्स जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन पर प्रेशर जब ब्लड का प्रोवाइड होता है तो उसे हम कहते हैं पल्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि पल्स रेंज क्या होता है। नॉर्मल पल्स रेट वेरीज डिपेंडिंग ऑन एज। कहने का जो नॉर्मल पल्स रेट होता है ना वो हमारी एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर हेल्थी एडल्ट द नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेंजेस फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट। कहने का जो हेल्थी एडल्ट होता है मतलब जो हेल्थी इंसान होता है उसकी जो 60 to 100 बीट्स पर मिनट में उसका जो हार्ट है ना वो 60 to 100 बीट्स करता है, ठीक है। 60 से 100 मरतबा वो बीट करता है जो हमारा हार्ट है पर मिनट में, ठीक है। व्हाट इज़ टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया क्या होता है, एन एबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट ओवर 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। 100 बीट्स से जब ज़्यादा हो जाएगा उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट, और उसे हम कहते हैं टेकीकार्डिया। वो कब होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के दौरान हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उसे हम कहेंगे टेकीकार्डिया। फीवर एंड देन एनजाइटी, बुखार में भी हमारी जो हार्ट बीट है वो तेज़ी से मतलब होने स्टार्ट हो जाती है, देन एनजाइटी में भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रेडिकार्डिया, एबनॉर्मल स्लो हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट। जो ब्रेडिकार्डिया वो क्या है, एबनॉर्मल स्लो हार्ट रेट होता है। टेकी मीन्स हाई एंड देन ब्रेडी मीन्स स्लो, ठीक है। जो एबनॉर्मल 60 से कम होगा वो हमारे पास होता है ब्रेडिकार्डिया। वो किस किस में होता है, एथलीट्स में एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। जो एथलीट होते हैं उनमें होता है, या फिर जिनका हार्ट मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गया उनमें ये ब्रेडिकार्डिया, मतलब उनमें जो हार्ट रेट है ना वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्रेडी एंड वीक। व्हाट इज़ थ्रेडी एंड वीक। इस मीन्स के जो हमारी पल्स है वो मतलब प्रॉपर से काम नहीं कर रही होती, वो बहुत वीक हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं थ्रेडी या वीक। डिफ़िकल्ट टू पल्पेट, मतलब हम उसे इजीली पल्पेट उसे इंडिकेट नहीं कर सकते कि कहाँ से पल्स मॉनिटर हो रही है, कहाँ से हमें मतलब पता चल रहा है कि पल्स है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि ये रेडियल साइड से अगर हम यहाँ पे हाथ रखें हमें पल्स फील नहीं होगी, फिर हम थोड़ा सा फुल फोकस करके फील करेंगे तो हमें फील होगा कि जैसे फुल स्लो पल्स चल रही है, तो उसे हम कहेंगे थ्रेडी या वीक, मतलब हमें उसे इंडिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम फेस होगी। लाइक ये कहाँ पे होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में होता है या हार्ट फेलियर में होता है, ठीक है। एब्सेंट में होता है कि जो पल्स है वो क्या कहते हैं हम उसे मॉनिटर कर ही नहीं सकते, जैसा कि डेड पेशेंट्स में होता है, ठीक है। इरेगुलर होता है व्हेन इंटरवल वेरीज बिटवीन पल्स। कह रहे हैं कि इरेगुलर ये होता है कि एकदम मतलब जो पल्स है वो तेज़ हो जाएगी, एकदम स्लो हो जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं इरेगुलर पल्स, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, आर्टरियल फिब्रिलेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिक्रोटिक। डिक्रोटिक क्या होता है, सप्लेट अ डबल पल्स बीट द सेकंड बीइंग वीकर देन द फर्स्ट। कह रहे हैं कि डिक्रोटिक में जो होती है डबल पल्स होती है, ठीक है। किस तरह होती है, जो पहली हमें पल्स फील होगी ना, पहली जो हमें बीट हार्ट बीट फील होगी वो होगी क्या कहते हैं तेज़, ठीक है। और जो दूसरी फील होगी वो हमें स्लो। तो कह रहे हैं कि जो मतलब डबल पल्स हमें फील होगी, एक दफ़ा हमें तेज़ फील हो रही है और एक दफ़ा हमें स्लो फील हो रही है, तो इसे हम कहते हैं डिक्रोटिक। ये किस किस में होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस में या एओर्टिक रिगर्गिटेशन के दौरान ही हमें इस तरह डिक्रोटिक पल्सेस फील होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेशन। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी ह्यूमन है, कोई भी लिविंग थिंग्स है, उन्हें दुनिया में रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उन्हें रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, उन्होंने ब्रीथिंग करनी है तो दैन वो दुनिया में अलाइव रह सकेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को अपने बॉडी टिश्यूज़ की तरफ लेके जाते हैं, और जो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो जहरीला मवाद होता है, उसे हम बाहर एक्सहेल करते हैं, उसे हम बाहर रिमूव करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स। द लंग्स प्ले अ मेजर रोल इन दिस प्रोसेस। कह रहे हैं कि जो लंग्स है वो मेजर रोल है, ठीक है। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो लंग्स है वो अहम किरदार अदा करते हैं। अगर लंग्स ना हो तो हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन इज़ द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग विच रेफर्स टू टू प्रोसेसेस। कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो मतलब उसके दो प्रोसेसेस हैं। कौन कौन से, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रही होती है और एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हम आम कर रहे होते हैं, और इंटरनल रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो हमारे सेल्स के दरमियान में हो रहा होता है, ठीक है।
नेक्स्ट ये देखिए इंस्पायरेशन के प्रोसेस को बताया गया और यहाँ पे एक्सपायरेशन के प्रोसेस को बताया गया है। कह रहे हैं कि जब हम ऑक्सीजन इंस्पायर करते हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो जो हमारा थोरेसिक कैविटी होती है, जो रिब केज होता है, ये क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, मतलब ऊपर की तरफ हो जाता है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं और जो डायफ्राम है वो भी हमारा जो है वो भी कंट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। और जब हम एक्सपायर करेंगे, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, तब ये जो हमारी चीज़ें हैं ना, ये सब रिलैक्स कर जाएंगी। और यहाँ पे थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड हुआ है तो यहाँ पे थोरेसिक कैविटी रिड्यूस हो जाएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी जो है वो भी रिलैक्स हो जाए और डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेशन रेट। अब रेस्पिरेशन क्या रेट क्या होता है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन एंड आउट इन 1 मिनट। क्या 1 मिनट में जितना पर्सन ब्रीथ करेगा और बाहर और अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेप्थ। इट इज़ एस्टिमेटेड बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन विच में बी डीप और शोलो। कह रहे हैं कि ये जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं उसमें चेस्ट की जो मूवमेंट होती है ना, उसे ऑब्जर्व करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेप्थ। नेक्स्ट आ जाता है रिदम। इट इंडिकेट्स द इक्वल इंटरवल्स बिटवीन 2 रेस्पिरेशन। जब हम 2 रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं उसके दरमियान जो इक्वल इंटरवल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिदम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉर्मल रेस्पिरेशन। अब नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज ऑटोनॉमिक, एफर्टलेस एंड रेगुलर। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है ऑटोमेटिक होती है, इसमें हम खुद से नहीं कर रहे होते, ये हमारा ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली हम ऑक्सीजन इनहेल एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम खुद से हमें नहीं करना पड़ता, एफर्ट नहीं डालनी पड़ती, ये खुद ब खुद होता है, ये एफर्टलेस होता है, ठीक है, और ये रेगुलर होता है। दैन नॉर्मल अडल्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज जनरली रेंज्ड बिटवीन 40 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। जो नॉर्मल हमारे पास रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, वो 40 to 20 होता है, ठीक है। 40 to 20 पर मिनट हम जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मल ब्रेथ कर रहे होते हैं, ठीक है। हाउ टू टेक रेस्पिरेटरी रेट। अब हम रेस्पिरेटरी रेट को किस तरह कर सकते हैं, किस तरह हम मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह, प्लेस द पेशेंट आर्म इन रिलैक्स्ड पोजीशन एंड अक्रॉस हिज एब्डोमेन एंड प्लेस योर हैंड ऑन द पेशेंट्स आर्म। कहने के हम पेशेंट को एक बेड पे लेटाएंगे, ठीक है, उसे रिलैक्स करेंगे, उसके आर्म्स को भी रिलैक्स करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, अपने हाथ को ना उसके पेशेंट्स के क्या कहते हैं उस पर रख देंगे, पेशेंट्स के आर्म पे, ठीक है, उसके एब्डोमेन पे रख देंगे। देन हम ऑब्जर्व करेंगे उसका रेस्पिरेटरी साइकिल, मतलब जैसा अगर हम उसके जब रखेंगे एब्डोमेन पे हाथ, तो हमें फिक्र होगा कि वो इंस्पायर कर रहा है और एक्सपायर, उस सारे प्रोसेस को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम कह देते हैं रेस्पिरेटरी रेट। जिस तरह ये देखें, पेशेंट रिलैक्स पोजीशन में उसके दोनों आर्म्स उसके ऊपर रखेंगे, दैन उसके ऊपर आपने अपना हाथ रखा हुआ है। अब आपको फील होगा जब पेशेंट इंस्पायर एंड एक्सपायर करेगा, आप उसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ टर्म्स बताई हुई हैं रेस्पिरेशन की, वो क्या क्या है, टेकिपनिया है, ठीक है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 ब्रेथ पर मिनट। कह रहे हैं कि टेकिपनिया में मैंने आपको पहले बताया, टेकी का मतलब होता है हाई एंड ब्रेडी का मतलब होता है स्लो। तो जो हमारे नॉर्मल ब्रेथ है वो है 40 to 20 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। तो कहना है कि अगर 20 से ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास टेकिपनिया हो जाएगा, अगर 12 से कम हो जाए तो ब्रेडी हो जाएगा। कुछ बुक्स में 12 to 16 बताया है, किसी कुछ में 14 to 16 बताया है, किसी कुछ में 16 to 20 बताया है। तो हम नॉर्मल याद कर लेंगे 14 to 20, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एपनिया, टोटल सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी रेट। जितना हमारा वो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स या कुछ भी इस तरह हो, या टोटल जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है उसे हम कहते हैं एपनिया। अब हाइपर एपनिया क्या है, इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेट में हमारी डेप्थ ज़्यादा हो जाए, मतलब इंस्पायरेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइपर एपनिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारे पास ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वेसल वॉल्स आर्टरी वाल विच इज़ मेड इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ब्लड प्रेशर ऐसा है, मैंने जैसा आपको बताया था कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वेसल्स पे प्रेशर डालेगा, उस प्रोसेस से हम क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट आ जाता है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स, ठीक है। इसके दो टाइप्स हैं, कौन कौन से, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टरीज ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। कह रहे हैं कि जो आर्टरीज है उन पर जो मैक्सिमम प्रेशर जब पड़ेगा, ठीक है, एक्सर्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक है द अमाउंट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड द आर्टरी वॉल विद वेंट्रिकल्स एट रेस्ट, ठीक है। और डायस्टोलिक में क्या होता है, जो
लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं वो रेस्ट पोजीशन में आते हैं, और जितना आर्टरी वॉल पे जो प्रेशर डलेगा उसे हम क्या कह देंगे, डायस्टोलिक। ठीक है, फिर मैं आपको बता देती हूँ सिस्टोलिक में जो वेंट्रिकल्स है वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, और डायस्टोलिक में जो वेंट्रिकल्स है वो होते हैं रेस्ट पोजीशन में। नेक्स्ट हमारे पास इसके में कुछ मेथड्स है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। कौन कौन से इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, और एक है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको बताएंगे इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। टेकिंग ब्लड प्रेशर बाय यूजिंग स्पिग्नोमेनोमीटर। ये जो हमारे पास ये जिस तरह डायग्राम में आपको दिखाया गया, जो ये स्पिग्नोमेनोमीटर से बोला जाता है, जिससे हम ब्लड प्रेशर या बीपी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू जब हम बीपी या ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे तो हम उसे कहेंगे इनडायरेक्ट मेथड। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेज इज अवेलेबल। मतलब इनडायरेक्ट मेथड में हम कौन कौन सी डिवाइसेज यूज़ करते हैं उनका बताया गया। एक मर्करी मैनोमीटर होता है, ठीक है, एक एंड्रॉयड मैनोमीटर होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बीपी डिवाइस। ठीक है, ये 3 डिवाइसेस है जो हम इनडायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नॉर्मल जो है वो हमारे पास होता है 120 to 140 ओवर 60 to 80। मतलब जो हमारे पास जो नॉर्मल है वो ऊपर जो है वो 120 to 140 होना चाहिए, और नीचे वाला होना चाहिए 60 to 80 mm पर मर्करी। ठीक है, और हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाना। ठीक है, हाँ 150 ओवर 90 हो जाता है। मतलब नॉर्मल उन्होंने बताया 140 तक ना, तो वो 150 हो जाएगी, और जो नीचे वाला वो उन्होंने बताया वो 80 तक, तो वो भी हमारे पास हाई हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटेंशन में क्या होता है कि कम हो जाता है, 100 mm मर्करी से भी कम हो जाए तो हम उसे कहेंगे हाइपरटेंशन। अगर 150 से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे हाइपरटेंशन कहेंगे। अगर नॉर्मल रहे 140 तक तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हम ब्लड प्रेशर को कहाँ कहाँ से मेजर कर सकते हैं। एक अपर आर्म है, मतलब ब्रेकियल आर्टरी से हम मेजर कर सकते हैं। काफ़ी थाई मतलब पोप्लिटियल आर्टरी से भी हम मेजर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि घुटने के नीचे जब हम अपने वो दोनों हाथ रखेंगे तो हमें वहाँ पे एक पोप्लिटियल आर्टरी फील होगी, उसे हम क्या कहते हैं, पोप्लिटियल साइड, जैसे हम पल्स फील कर सकते हैं। कह रहे हैं कि हम 2 ऐसे साइड्स हैं जहाँ से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। एक ब्रेकियल आर्टरी है और एक पोप्लिटियल आर्टरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेजरिंग टेक्निक्स। एस्कुलेटरी मेथड में क्या होता है, स्पिग्नोमेनोमीटर और साल्ट स्टेथोस्कोप यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा मेथड जिसमें स्पिग्नोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप यूज़ किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, एस्कुलेटरी मेथड। और पल्पेटरी मेथड क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पिग्नोमेनोमीटर यूज़ किया जाए। और इन्वेजिव मेथड्स में क्या होता है, CVP यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए मेथड्स ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर में हमारा जो मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एन ऑसिलोस्कोप इज़ यूज फॉर दिस मेथड। ये जो आपको डिवाइस नज़र आ रही है ना डायग्राम में, इसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलोस्कोप। ठीक है, इसमें हमें मतलब ये एक कहते हैं डिजिटल जिसे कहते हैं ना वो है। ठीक है, इसमें हमें डायरेक्ट हर चीज़ मेजर हो जाएगी। इनडायरेक्ट में है कि हमें मर्करी को देखना पड़ेगा, वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उससे देखना पड़ेगा। बट यह है कि यहाँ पे हमें हर चीज़ खुद ब खुद डिजिटल फॉर्म में नज़र आ जाएगी। दिस इज़ अ कॉर्डिनेट्स मेथड विच मेजर्स मीन प्रेशर्स। ठीक है, ये एक कॉर्डिनेट्स मेथड होता है जो मतलब ऑल टाइम, जिस तरह पता है ICUs या ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में वो बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह लगी होती है, उसमें पता है वो ऑल टाइम बता रहा होता है कि आप ब्लड प्रेशर ये हो गया, हार्ट बीट ये हो गई है, देन ये पल्स ये हो गया, वो सारा कुछ बता रहा होता है। यानी ये कॉर्डिनेट्स प्रेशर है जो मेन प्रेशर्स को मेजर करता रहता है। ठीक है, A needle, a catheter is inserted into the brachial, radial or femoral artery, and a oscilloscope displays arterial pressure in waveform। कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इस मेथड में ये कोई एक नीडल या कैथेटर जो है वो ब्रेकियल, रेडियल या femoral आर्टरी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमें ब्लड प्रेशर वो इजीली जो है ना ये ऑसिलोस्कोप वो हमें बताता जाए, हमें डिस्प्ले होता जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अडल्ट वेरीज बिटवीन 100 to 140 mm ऑफ मर्करी सिस्टोलिक एंड 60 to 90 mm ऑफ मर्करी डायस्टोलिक। कह रहे हैं कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर था अडल्ट में वो इधर से सिस्टोलिक में 100 to 140 mm मर्करी वेरी कर रहा था, और डायस्टोल में 60 to 90 mm मर्करी वेरी कर रहा था। ठीक है, ब्लड प्रेशर में वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल एंड अदर फैक्टर्स। कह रहे हैं जो ब्लड प्रेशर है ना वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बीमार है तो उनका ब्लड प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, अगर वो नॉर्मल है तो उनका ब्लड प्रेशर और होगा, अगर वो बूढ़े हैं तो उनका ब्लड प्रेशर और होगा, अगर वो बच्चे हैं तो उनका ब्लड प्रेशर और होगा। जिस तरह ये देखा आपको बताया गया है, ये ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, थैंक यू।